अच्छी स्थिति। इसमें भी पहले लिखेंगे कि जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है द्विध्रुव के लंबवर्धक पर स्थित हो तो उसे द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहते हैं। चलिए आइए इस चित्र के माध्यम से समझते हैं कि मान लो कोई दो बिंदु A व B है। मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ। आप कभी भी जब चित्र बनाते हैं तो जो निरक्षीय स्थिति आपने हेडिंग लिखा है उसके जस्ट आप नीचे लिखा करें, ठीक है, बनाया करें, ठीक है। यहाँ पर स्पेस का कमी है इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है, नहीं तो आप कॉपी में बनाएंगे तो बीच में ही बनाना है। चलिए मान लो कोई दो बिंदु A व B है जिस पर प्लस Q एवं माइनस Q आवेश स्थित है। इन दोनों आवेशों का मूल बिंदु O है। दोनों के बीच की दूरी 2L है। बिंदु A से यहाँ पर दोनों बिंदु A व B के मूल बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। लंबवर्धक पर कोई बिंदु P है। कहाँ पर? लंबवर्धक पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए B से मिलाइए इसको A से मिला दिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस Q आवेश है, अगर ये भी प्लस है तो दोनों के बीच में क्या होगा, एक दूसरे के बीच प्रतिकर्षण होगा, इसलिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर की ओर लगेगी। ये हो गया E1 और ये माइनस Q आवेश, और यदि ये प्लस है तो एक दूसरे के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नीचे की ओर लगेगा और इसके परिणामी तीव्रता इसके बीच में लगेगी। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब ध्यान रखिए दोनों का बीच बनने वाला कोण थीटा इक्वल होगा। यहाँ पर भी बनने वाला कोण भी थीटा जो है इक्वल होगा, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ तक? तो इसी का आपको लिखना पड़ेगा कि माना कि कोई भी दो बिंदु A व B है जिस पर प्लस Q एवं माइनस Q आवेश स्थित है। द्विध्रुव के मूल बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु A पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता AP दिशा में तथा बिंदु B पर माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता PB दिशा में लगती है। चलिए आगे डेरिवेशन देखते हैं। फिर ऐसा आपको लिखने के बाद डेरिवेशन बनाएंगे। तो बिंदु A पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लेंगे, E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 K डॉट Q अपॉन AP स्क्वायर। AP क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे E1 जो है AP के लिए बन रहे हैं, ठीक है। कौन सी दिशा में, तो AP दिशा में दिखाई दे रहा है। कौन सी दिशा में, AP दिशा में, ठीक है। इसी प्रकार बिंदु B पर माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E2, इसके लिए हो जाएगा 1/4πε0 K डॉट Q अपॉन क्या होगा, BP स्क्वायर। तो हो गया BP स्क्वायर। कौन सी दिशा में लग रहा है, तो P से B दिशा में हमने ये दर्शाया है। कौन सी दिशा में, B दिशा में। चलिए यहाँ तक आया होगा समझ में सबको। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब हम अच्छी स्थिति पढ़ रहे थे
तब वहाँ पर E1 का मान ज़्यादा था E2 से, इसलिए हम लोग जब परिणामी तीव्रता निकाले तो E1 से E2 को माइनस कर दिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे E1 और E2 जो है आपस में एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि AP और BP, यहाँ पे देखिए AP और BP क्या है, इक्वल है। इसलिए यहाँ पर परिणामी जो निकालेंगे उसके लिए थोड़ा अलग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चलिए, तो इसके लिए चूँकि AP इज इक्वल टू BP तथा एंगल POA, एंगल PA, यहाँ पे देखिए ये वाला थीटा को लिखना है, PAO, एंगल PAO इक्वल है PBO के, एंगल PBO के। ठीक है, साथ में इसके कारण क्या है, E1 इज इक्वल टू E2 है। इस कंडीशन को आप लिख लीजिए। अतः बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण परिणामी तीव्रता, ठीक है। तो जब E1 अक्षीय स्थिति के लिए जब E1 ज़्यादा था तो E2 को क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। अब इक्वल है तो इसके लिए हम 11वीं में पढ़े समांतर चतुर्भुज के नियम का जो सूत्र है उसका हम लोग उपयोग करेंगे, जो आपको सबको याद होना चाहिए। तो वो होता है कि परिणामी के लिए A इज इक्वल टू होता है √A² + B² + 2AB cos थीटा। तो यहाँ पर E के लिए है तो परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √E1² + E2² + 2E1 E2 cos थीटा। कंडीशन में हम देख चुके हैं E1 इज इक्वल टू E2, E1 और E2 क्या है, इक्वल है। तो E इज इक्वल टू √E1² + E2² + 2E1 देखिए यहाँ पर cos 2 थीटा होगा, यहाँ पे दो एंगल बन रहा है इसलिए यहाँ पे कर लीजिएगा cos 2 थीटा। तो यहाँ पे हो गया cos 2 थीटा। चलिए यहाँ पे E1 ना, ये हो गया E1। आगे हल करेंगे तो E इज इक्वल टू होगा 2E1² + 2E1² cos 2 थीटा। चलिए कॉमन निकालिए, यहाँ पर √2E1² बाहर आ गया, अंदर में क्या बचा 1। अब यहाँ पे cos 2 थीटा की वैल्यू हमको याद होना चाहिए, 2 cos² थीटा -1 होता है। तो ये हो गया 2 cos² थीटा -1। यहाँ से 1 और 1 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो गया E इज इक्वल टू √2E1² / 2 cos² थीटा। तो E बराबर 2 दूनी 4 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 4E1² cos² थीटा। रूट से बाहर लाएंगे तो ये बन जाएगा 2E1 cos थीटा। चलिए यहाँ पर इसको दे सकते हैं समीकरण नंबर, इसको तो 1 दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 दीजिए, इसको दीजिए समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में E1 और cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो E1 इज इक्वल टू समीकरण 1 से यहाँ पे लिख लीजिएगा, इक्वेशन 1 से या समीकरण 1 से E1 इज इक्वल टू 1/, देखिए समीकरण 1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट Q/AP। AP की वैल्यू निकालिए, यहाँ से A से P की वैल्यू हमको, यहाँ पर L है यहाँ पर R है, तो इस कर्ण का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो कर्ण का मान हो जाएगा, सब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा AP का वैल्यू, ऐसा निकाल सकते हैं ना भाई हम लोग, AP का वैल्यू हो जाएगा R² + L², AP², यहाँ पर AP² है तो पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगा R² + L²। चूँकि यहाँ पर लिख लीजिए AP² इज इक्वल टू R² +
एल स्क्वायर। यहाँ तक आया होगा समझ में। उसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार की वैल्यू लिख लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज पी ओ ए में, त्रिभुज पी ओ ए में कॉस थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। क्या होगा? आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान क्या है? एल अपॉन कर्ण का मान हमने निकाल चुका है AP स्क्वायर। तो AP का वैल्यू चाहिए, कर्ण क्या है? AP है, तो AP की वैल्यू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ तक नोट कीजिए। आगे अब देखते हैं समीकरण जो 3 है उसमें लिख लीजिएगा। यहाँ पर समीकरण 3 में E1 व cos थीटा की मान रखने पर, तो आगे होगा E इज इक्वल टू 2। E1 की वैल्यू क्या है? देखिए यहाँ पर ये है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू भी रख सकते हैं एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर E इज इक्वल टू, इसको अलग लिख लीजिए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट 2QL, इसको एक साथ लिख दीजिए 2QL को। और ये है देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है? 1/2 है। तो जब दोनों पावर को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पर हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। तो एक फॉर्मूला डिराइव आपका यहाँ पर हो गया। और एक चीज़ अब पहले लिख लीजिए कि 2QL इज इक्वल टू क्या होता है? P होता है। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। तो ये है निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आप लिखिएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा कि यही द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। फिर इसी को आगे हम लोग लिखते हैं वायु या निर्वात या CGS पद्धति भी बोलते हैं उसी को। तो ये हो गया वायु या निर्वात के लिए K इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। तो वायु निर्वात के लिए द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो एक व्यंजक आपका ये बन गया, K की जगह 1 ना, तो ये हो गया। आगे यदि L की वैल्यू बहुत कम है R से, कहने का मतलब है कि दोनों जो आवेश है प्लस Q माइनस Q वो काफ़ी नज़दीक में है, ठीक है। तो और ये जो है उससे काफ़ी दूर में है, तो L बहुत कम होगा R से। तो L को नगण्य मानने पर, अतः L को नगण्य मानने पर समीकरण इसको दे सकते हैं आप, जो भी दिए थे समीकरण नंबर 4, तो उसको लिख सकते हैं समीकरण 4 से E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट P अपॉन L को 0 रखेंगे तो आर स्क्वायर 3/2। आगे हल करेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट P अपॉन, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो r की पावर 3। ये एक आपका फाइनल व्यंजक निकलता है। लिख लीजिएगा यहाँ पर, यही द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है।
अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जब हम अक्षीय स्थिति पढ़ रहे थे तो आपका जो फॉर्मूला आया था वहाँ पर केवल P के सामने क्या लगा था, 2 लगा था, और जब निरक्षीय बनाए तो 2 नहीं लगा। तो हमको अब अगला टॉपिक पढ़ना है कि अक्षीय स्थिति एवं निरक्षीय स्थिति दोनों की तुलना, इसको आगे देखेंगे। आगे देखिए, अक्षीय स्थिति व निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तुलना। तो अक्षीय स्थिति के व्यंजक क्या होता है? अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? E इज इक्वल टू 1/4πε0k डॉट P/2P/r³, ये होता है। ठीक है, इसको E1 ले लीजिए, परिणामी तीव्रता, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार निरक्षीय स्थिति के लिए भी हम लोग निकाल चुके हैं व्यंजक, तो इसी प्रकार निरक्षीय स्थिति के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति के लिए हो गया E2 इज इक्वल टू 1/4πε0k डॉट P/r³, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 भागित समीकरण 2 से, तो ये हो जाएगा E1/E2 इज इक्वल टू, जब दोनों को भाग करेंगे देखिए 1/4πε0k डॉट 2P/r³, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इंटू करूँगा तो ये सब क्या चले जाएगा ऊपर, मतलब r³, 4πε0k/p। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो गया, ये r³ कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आया E1/E2 इज इक्वल टू 2, केवल 2 बचा, तो ये आ गया, और आगे होगा E1 इज इक्वल टू 2E2। ध्यान से समझिए इसका क्या मतलब है। E1 क्या था? अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E2 क्या है? निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E1 की जो वैल्यू है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही दूरी पर निरक्षीय बिंदु पर तीव्रता की दुगनी होती है। कौन दुगनी होती है? निरक्षीय बिंदु पर तीव्रता की दुगनी होती है, मतलब E1 जो है ज़्यादा होगा किससे? E2 से। आई बात समझ में? इसका यही अर्थ निकलता है। ठीक है, तो समीकरण से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि कोई दो बिंदु जिसमें पहला अक्षीय स्थिति में उतनी ही दूरी पर रखी है